Hello students, welcome back. Today we are going to study about reshaping India's political map part 2, which is chapter 2 of class 8th social study or we can say history. Students, फर्स्ट पार्ट में हमने दिल्ली सल्तनत देखा था जिसका ड्यूरेशन था 1206 to 1526 हमने उसमें देखा था। 1526 एक माइलस्टोन था, एक टर्निंग पॉइंट था। ये 1526 था स्टूडेंट्स बिगिनिंग ईयर ऑफ द मुगल इरा। ये आपका एनसीईआरटी से आपका चैप्टर है जिसमें हमने स्टार्ट किया है आज द मुगल्स। स्टूडेंट्स 1526 में क्या हुआ था? बाबर जो था वो फाउंडर था मुगल एम्पायर का। एज मुगल एम्पायर उसने फाउंड किया था 1526 में। ये बेसिकली समरकंद करके एक एरिया जिसको आज प्रेजेंट डे में उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उस एरिया में से उसको वहाँ से उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट से उसको वहाँ से भगा दिया, उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया। तो वो सेंट्रल एशिया से फिर उस समय भी इंडिया की वेल्थ, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थी, तो वो इंडिया की ओर अट्रैक्ट हुआ। हाउएवर उसका टारगेट भी यही था कि इंडिया को आना, लूटना और वापस चले जाना। सेंट्रल एशिया की तरफ उसको मूव करने का प्लान था जहाँ मंगोल एम्पायर था ऑलरेडी। बट फिर वो यहाँ पर आके यहाँ की प्रॉस्पेरिटी, यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ के और भी जो चीज़ें थी उनसे अट्रैक्ट हुआ वो, और उसने यहाँ पे यहीं रहने का, यहीं कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। तो 1526 में, अच्छा हमने याद करो आप 5 डायनेस्टीज़ देखी थी दिल्ली सल्तनत में। लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी का जो रूलर था एक इब्राहिम लोधी, उसको उसने हराया। पानीपत करके जगह है हरियाणा में, दिल्ली के पास में, वहाँ पर। तो लेटर टाइम में ये वहाँ पर और भी बैटल्स होंगे। तो इस 1526 में जो फाइटिंग हुई थी, जो फाइट हुआ था या बैटल हुआ था, उसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से फिर लेटर ईयर्स में जाना गया। और यहाँ से उसने इब्राहिम लोधी को हराकर अपना रूल एस्टेब्लिश किया या फिर अपना एम्पायर फाउंड किया। ठीक है स्टूडेंट्स। बाबर ने अपने बारे में एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी उसने टर्किश लैंग्वेज में, बाबरनामा। अच्छा पहले रूलर्स के नाम देख लेते हैं हम। मुगल रूलर, चलो एक काम करते हैं, मुगल जो एम्परर्स थे उनका एक सीक्वेंस देख लेते हैं। जो मेजर जहाँ तक वो पूरा एम्पायर उनका बहुत ही प्रॉस्पेरिटी के साथ में या फिर काफ़ी माइट के साथ में उन्होंने रूल किया, वो इनिशियल के जो 4-5 जो रूलर्स थे उनके नाम हम देखते हैं। तो उसमें हम पाते हैं स्टार्टिंग किससे होती है? बाबर से। उसके बाद में सेकंड रूलर आता है उसका सन हुमायूं। उसके बाद में आता है अकबर, देन जहांगीर, जहांगीर के बाद में स्टूडेंट्स आता है शाहजहां, और फिर आता है क्रूएल औरंगजेब। उसके बाद में लेटर मुगल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। लेटर मुगल्स आते हैं और ये सीक्वेंस चलता रहता है। ये चलता है अराउंड 1857 तक, जब बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिशर्स कैप्चर करते हैं। उसके जो बेटे थे उनको गोली मार के इसको म्यांमार में डिपोर्ट कर देते हैं और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से लास्ट मुगल रूलर जो था बहादुर शाह जफ़र, और मुगल रूल का, मुगल एम्पायर का वहाँ पर दी एंड हो जाता है। तो स्टार्टिंग होती बाबर से और इस तरह से होते हुए आगे काफ़ी अकबर टू, शाह आलम और
बहुत सारे रूलर्स आते हैं। तो बाबर ने 1526 में रूल की स्टार्टिंग की रूल करना, और यह होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो रूल अपना कंटिन्यू नहीं कर पाता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। बाबर ने अपने बारे में खुद की अपनी एक जीवनी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है बाबरनामा। बाबर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है? बाबरनामा ये क्या है? ये है ऑटोबायोग्राफी। किसकी? बाबर की। बाबर की है तो ऑटोबायोग्राफी है, तो किसने लिखी? खुद बाबर ने ही लिखी है, राइट। लैंग्वेज कौन सी उसकी? टर्किश लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स, इस बाबरनामा में उसने काफ़ी सारी बातें इंडिया के लिए लिखी, जिसमें आप इंडिया की कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कई सारे फैक्ट्स हमको मिलते हैं। 2 राजाओं के वो नाम लिखता है उसमें। 2 किंग्स की वो काफ़ी प्रेज करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था, दोनों के नाम हमने लिखे थे। एक थे कृष्णदेव राय, और दूसरा नाम था हमारे राजस्थान के राणा सांगा, मेवाड़ के रूलर, मेवाड़ के किंग। इन दोनों रूलर्स की वो बहुत तारीफ करता है कि इंडिया में जो 2 सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर जो मैंने देखे हैं वो है, एक तो कृष्णदेव राय और विजयनगर एम्पायर के, और राणा सांगा मेवाड़ एम्पायर के, मेवाड़ के, ठीक। इसके अलावा क्या लिखता है वो? यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में तारीफ करता है इंडिया के। इसके अलावा मैंगो फ्रूट की भी तारीफ करता है, जिसमें इसको सारे फ्रूट्स का राजा बताता है वो। यहाँ के वेदर के बारे में भी लिखता है, लू के बारे में लिखता है वो, तूफान, आंधी, लू, उस मौसम को बड़ा हार्श बताता है। इंडियंस के लुक को जो वो पसंद नहीं करता है, इस तरह की चीज़ें इसमें वो लिखता है, मेंशन करता है। तो ये हिस्ट्री के बारे में हमें इसकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है। बाबर के बाद आता है हुमायूं, राइट। हुमायूं का रूल जो था वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया था। बीच में हुमायूं के बाद में, हुमायूं जब आता है, सेकंड रूलर हम देखें, हुमायूं के रूल के सामने ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं शेर शाह सूरी के नाम से। एक अफगान लीडर होता है, तो वो आके उसके बीच में और हुमायूं के बीच में काफ़ी सारे युद्ध होते हैं। उसमें कई सारे, जिसमें बैटल चौसा, बिलग्राम, ये बैटल हुमायूं के बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और सूर एम्पायर की स्थापना करता है। वो सूर एम्पायर फाउंड करता है अपना। बट वो शेर शाह सूरी अराउंड 1542 1545 इस 5 साल के ड्यूरेशन तक वो रूल करता है। लेकिन उस समय भी, उस इतने छोटे से ड्यूरेशन में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म शेर शाह सूरी करता है, जिसमें वो काफ़ी अराउंड 1700 उसने धर्मशाला या सराय बनाई थी। उसने रोड बनाए, जीटी रोड जो आज हम देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, उसको इनिशियली वो रीबिल्ड करता है, रिकन्स्ट्रक्ट करता है, पोस्टल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करता है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें वो 2 मुद्राएं
दो करेंसी लॉन्च करता है, रुपया और दाम, राइट। सिल्वर कॉइन था रुपया और कॉपर कॉइन था दाम। ये वो शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस करता है। तो शेरशाह सूरी छोटे से टाइम पीरियड में भी काफ़ी उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और काफ़ी सारी चीज़ें उसने की। हुमायूं का बेटा हमने आगे, हुमायूं के बाद में किसको देखा हमने? अकबर, राइट। तो अकबर तक आने से पहले हम देखते हैं कि हुमायूं लेटर जो सूरी एम्पायर का, जो शेरशाह सूरी के बाद में एक हेमू करके आता है। हेमू एक ट्रेडर था जिसने कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए दिल्ली पर कब्जा किया और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से, हमने पहले भी इसका नाम पिछले लेक्चर में भी इसका नाम लिया था, अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से वो रूल करता है। कुछ छोटी मोटी उसको सक्सेस भी मिलती है, लेकिन उससे विक्रमादित्य से वापस अकबर जो है वो बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में उसको हरा के वापस जो अपना मुगल एम्पायर था उसको वापस रिकैप्चर करता है। समझ में आ गया? क्लियर? बाबर के बाद में हुमायूं आता है। हुमायूं ज़्यादा टाइम तक अपना रूल नहीं एस्टेब्लिश कर सकता है, ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता है, नहीं रख पाता है। और क्या करता है, हुमायूं को ये शेरशाह सूरी भागने के लिए मजबूर कर देता है दिल्ली छोड़ के, और वहाँ से वो जाता है अमरकोट। एक पाकिस्तान में, करंट पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट। वहाँ पर वीर साल सोढ़ा, वहाँ के किंग होते हैं वीर साल सोढ़ा। ये हिंदू रूलर होते हैं। इनके यहाँ पे वो शरण लेता है, राइट। वहीं पर फिर अकबर है, उसका जन्म होता है और उसके बाद में फिर अकबर आके वापस अपनी गद्दी संभालता है। क्लियर? ये हम देखते हैं बाबरनामा में। देखो, बाबरनामा के बारे में हम देख चुके हैं। और बाबर जो था, देखो हम फिर बात कर चुके हैं कि मुस्लिम रूलर जो थे उनका एकमात्र टारगेट क्या था? एट्रोसिटीज़, उनको अत्याचार करना, हिंदुओं के या जैनियों के, बुद्धिज़्म के से रिलेटेड जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो सर की बोलियां लगाता था कि मुझे इतने सरों का ढेर चाहिए, इतने इन्फिडल्स का या इतने जो काफिर हैं उनका सर का ढेर चाहिए, उनको मार के। इस तरीके की उनका रूल था, इस तरीके का ब्रूटैलिटी वो करने में यकीन करते थे। और खून बहाना, कन्वर्जन करवाना, ये इन्होंने तो डिपार्टमेंट खोल रखे थे कि हिंदुओं से कैसे आप मुस्लिम कन्वर्ट करने के लिए, जैसे शाहजहाँ ने डिपार्टमेंट खोला था एक पूरा। तो इस तरह से इनके रूल्स को हम इनको पढ़ते हैं तो वो एक डार्क एज कह सकते हो आप इंडिया के लिए। हुमायूं से शेरशाह सूरी वो कर लेता है कब्ज़ा। फिर उसके बाद में हेमचंद्र आता है, अकबर उससे वापस रीगेन कर लेता है। और अब अगला जो हम रूलर पढ़ते हैं वो है अकबर। अकबर बच्चों सिर्फ 13 साल की एज में वो उसकी जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो वो अकबर वहाँ का दिल्ली का शहंशाह बनता है। इसका जो रूल है, जो कुछ पुराने इतिहासकारों ने महान अकबर महान करके हमको बताया, उस अकबर का रूल भी मिक्स था। मिक्स मतलब वही ब्रूटैलिटी और फुलिशनेस से भरा हुआ, प्लस कुछ टॉलरेंस, या उसकी चाल कह सकते हैं या उसकी स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। चूँकि एम्पायर इतना बढ़ गया था तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, जिसमें मैरिटल रिलेशन आगे अभी हम देखेंगे उसमें। तो इस तरीके से उसने अपना एक डिप्लोमेटिक वे में अपने रूल को बनाए रखने की कोशिश की, जिसका रूल अराउंड 50 साल के लगभग 50 ईयर्स के अराउंड अकबर ने रूल किया था इंडिया पे, और अपना एम्पायर काफ़ी वास्ट रीजन पे उसने फैला दिया था। बट वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, फिर भी उसने लगभग 50 साल तक राज किया। हम पढ़ते हैं ब्रूटलिटी क्यों कहा हमने, ब्लेंड ऑफ ब्रूटलिटी और टॉलरेंस, इसलिए क्योंकि उसने फिर बाद में जाके सारे धर्मों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। सारे धर्मों से, सारे रिलीजन से उसने स्कॉलर्स बुलाए थे अपने लिए,
उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की थी, जैसे जो पिलग्रिमेज टैक्स था हिंदुओं पे वो हटा दिया था। जजिया जो लगता था, जजिया हमने देखा था एक टाइप ऑफ टैक्स, दैट वाज दैट अ टाइप ऑफ टैक्स विच वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स अगेंस्ट मिलिट्री सर्विस और प्रोटेक्टिंग देम। तो ये जजिया टैक्स उसने हटा दिया था। और भी उसने काफ़ी सारी ट्रांसलेशंस करवाए थे, डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था ट्रांसलेशन का टर्किश में, पर्शियन लैंग्वेज में, जिसमें महाभारत, जिसको रज़्मनामा के नाम से ट्रांसलेट किया था, पंचतंत्र, गीता और उपनिषद, ये इस तरह से उसने ट्रांसलेट करा है। और काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में भी उसने कुछ काम किया। पेंटर्स को, स्कॉलर्स को भी उसने अपने कोर्ट में शरण दी। हिंदू जो रूलर्स थे उनको अपने, और हिंदू कमांडर्स थे उनको अच्छी पोस्ट दी, उनको अपने कोर्ट में उनको रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी। राजपूत रूलर्स के साथ में उसने मैरिटल रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जिसमें जो जयपुर आमेर में उसने मान सिंह की बहन मानीबाई, उनसे विवाह किया था। भारमल की लड़की थी वो, जो वहाँ के राजा थे। इस तरह से इन्होंने, फिर एक परंपरा चल पड़ी वहाँ पे कि मुगलों ने फिर मैरिटल रिलेशन, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा था, स्टेट था मेवाड़, जिसने मुगल्स के साथ में मैरिटल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए। और वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अपना इंडिपेंडेंस की रक्षा करने में, प्रोटेक्ट करने में मेवाड़ जो था वो सक्सेसफुल था। और मेवाड़ के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे एक से एक बढ़कर जो राजा हुए हैं, जिसमें महाराणा प्रताप का नाम काफ़ी, अकबर के समकालीन अगर कंटेम्प्रेरी देखें तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। तो उन्होंने कभी इनकी गुलामी एक्सेप्ट नहीं की। तो अकबर की बात हम कर रहे थे। ब्रूटैलिटी इसलिए बोला कि जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था स्टूडेंट्स, चित्तौड़ में कई महीने तक, 5 से 6 महीने तक अटैक करने के बाद भी जब उसको सक्सेस नहीं मिली और बाद में जाके सक्सेस मिली, तो उसने क्या किया, वहाँ पर अराउंड 30,000 लोग जो कॉमन पीपल थे, नॉट आर्मी पर्सनल, सिविलियंस जो थे, उनको मरवा दिया था, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और जो पीछे जो महिलाएं थी, जो बच्चियां, लेडीज़, उन सबको उनको बंदी बना लिया, बच्चों को। तो ये ब्रूटैलिटी अकबर की स्पेशलिटी थी। अकबर ने, और अकबर की भी मेंटालिटी वही थी कि हमने अपना इस्लामिक राज्य एस्टेब्लिश कर लिया है, हमने हमारी तलवारें, खून की प्यासी, ब्लड थर्स्टी जो हमारी स्वॉर्ड्स हैं, और हमने यहाँ सब उनके निशान मिटा दिए, हमने उनके मंदिर तोड़ दिए, और बड़ा खुश होते थे वो इसमें। अब हम ऐसे राजाओं को महान कैसे बोले? लुटेरे थे। और यहाँ के राजाओं की फूट, एकता की कमी, उसकी वजह से, और धर्मपरायण होने के नाते इन्होंने अपना सफ़र किया। तो ये अकबर के बारे में यह आपकी बुक में ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अकबर भी लिखता है। अच्छा, एक टर्म आता है बच्चों, जौहर। जौहर क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे हैं अकबर। हेडिंग डाल लेते हैं, थर्ड रूलर अकबर। अब इसका इतना सब देखने के बाद एक टर्म आती है जौहर। जानते हैं आप जौहर के बारे में क्या होता है? जौहर एक अपने आत्मसम्मान की, अपनी इज्जत की रक्षा करने का एक माध्यम, एक रिचुअल थी, जिसमें क्या करती थी, जो यहाँ के जो रूलर्स थे, राजपूतों में स्पेशली प्राइड, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कुछ भी कर लेते थे राजा महाराजा और उनकी रानियाँ। तो जौहर एक टर्म आता है जिसमें क्या करते थे, अगर ऐसी सिचुएशन में जब ये लुटेरे आते थे अफगान, अरबियन कंट्रीज से, या फिर कहीं से भी अटैक होता था, और जब ये जब कंफर्म हो जाता था कि युद्ध में हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन युद्ध तो करना है अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने स्टेट की को प्रोटेक्ट करने के लिए मरने में शान समझते थे राजा महाराजा। तो जब युद्ध करने के लिए जब राजा जाते थे, सेनापति जाते थे या सैनिक जाते थे, और जब ये कंफर्म हो जाता था कि युद्ध में जीत असंभव है, तो क्या करते थे, जो राजा महाराजा थे, जो सैनिक थे, वो लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में, वॉर रीजन में मर जाते थे, अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। और जो उनकी पत्नियां थी, वो
अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री कैसी थी, जो लुटेरे थे, जो प्लंडर्स थे, जो आक्रांता थे, मुस्लिम जो अटैकर्स थे, वो क्या करते थे, उनको ह्यूमिलेट करते थे। अगर कहीं भी जैसे कोई राजा मर गया युद्ध में, तो उनकी जो पत्नियां हैं, जो रानियां थी, उनको वो बंदी बना लेते थे, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी मान मर्यादा को भंग करते थे, समझ रहे हैं। तो उसकी रक्षा करने के लिए, उनके हाथ में न पड़े, अपने इज्जत, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो महिलाएं क्या करती थी, वो रानियां क्या करती थी, एक बहुत ही बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे आग जलाई जाती थी, बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे, और उस आग में कूद कर वो अपने प्राण न्यौछावर कर देती थी। ये रस्म जो थी, ये जो परंपरा थी, ये थी जौहर। और जो राजा महाराजा युद्ध क्षेत्र में जाके जब लड़ते थे और अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, सेक्रीफाई कर देते थे खुद की लाइफ को, उसको केसरिया बोलते थे। उसके लिए भी एक वर्ड यूज होता था, केसरिया, राइट। और इन दोनों को मिला के साका वर्ड यूज होता है। पहला साका, दूसरा साका 1301 में हुआ था, फिर 1303 में हुआ था, 1308, इस तरह। चित्तौड़ में 1303 में हुआ था, जब पद्मिनी की हम बात करते हैं, महारानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह। ये रणथंभौर में हुआ था, हमीर। तो ये साका एक शब्द आएगा, वर्ड आएगा, इसको आप समझ लेना। और जौहर और केसरी, ये दोनों, राइट। तो ब्रुटेलिटी की हम बात कर रहे थे। अकबर की ब्रुटेलिटी का ये सबूत था कि उसने 30,000 पीपल को, लोगों को, इनोसेंट लोगों को मरवा दिया था, ठीक। उसने पॉलिसीज रखी, उसने टॉलरेंस की क्या पॉलिसी रखी, हम दोबारा बात कर लेते हैं। उसने टॉलरेंस की बात करें तो उसने, एक तो ये उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, हमने कहा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी उसकी, कि कैसे अपने स्टेट को, कैसे अपने एम्पायर को स्टेबल रखना है, रिवोल्ट नहीं हो, लोगों को शांत रखना, क्योंकि इतने सारी रियासतें थी, इतने सारे स्टेट्स थे, तो मैरिटल रिलेशन उसने एस्टेब्लिश कर लिए, है ना। उसके अलावा उसने क्या किया, राजपूत राजाओं को अपने कोर्ट में बुला के मान सम्मान देना, उनको मनसबदारी एक सिस्टम उसने स्टार्ट किया था, तो उनको हाई रैंक पे अपॉइंट करना, उनको गवर्नर्स बनाना, अपने जो प्रोविंसेस जो हुआ करते थे, उसके सूबा हुआ करते थे, उसको गवर्नर बनाना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उसमें उलझा दिया, ठीक। और उनके साथ मैरिटल रिलेशन, अब रिश्तेदारी हो गई तो आपस में लड़ना बंद, राइट। और सम्मान दे दिया, पद पोस्ट दे दी, तो उससे वो खुश। राजाओं से राज्य, उनकी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी खुद की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करवा के राज्य वापस उन्हीं को दे देता था। तुम राज्य करो लेकिन मेरे अधीन, मेरे अंडर, मीन्स मुझे टैक्स देते रहना, लेकिन तुम राज करो। इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई उसने, ठीक है। इसके अलावा एक उसने डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल, जिसमें सभी का रिस्पेक्ट या सभी के साथ शांति स्थापित करना, मतलब सारे रिलीजन, मैंने बोला था आपसे, इबादत खाना उसने खुलवा दिया था सभी के लिए, ठीक है। और तो ये पॉलिसीज़ उसने, इस तरह की पॉलिसीज़ उसने एडॉप्ट की थी। ये उसका रूल आप देखें, अगर उसका एम्पायर, तो मुग़ल एम्पायर अकबर के अंडर 1605 तक, इसने 1556 से लेके 56 से लेके 1605 तक अराउंड 50 ईयर्स उसने रूल किया था। ये वाला जो एरिया है देखो, पूरा सारा उसके अंडर आता है। अब औरंगज़ेब पढ़ेंगे हम, तो औरंगज़ेब ने अपने राज्य का और ज़्यादा एक्सपांशन किया था, पूरा साउथ में उसने काफ़ी सारे एक्सपेडिशंस किए थे, ठीक है। ये राजपूत रूलर्स, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर तो उस समय एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। जयपुर की स्थापना तो 1727 में हुई थी अराउंड। तो आमेर बोला जाता था, आमेर का किला है, आमेर का फोर्ट है, तो आमेर राज्य बोला जाता था। तो ये राजपूत रूलर्स की टेरिटरी थी उस समय। और ये एहोम किंगडम था, हम एहोम किंगडम भी पढ़ेंगे। एहोम ने भी काफ़ी इनको रेजिस्ट किया था और अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने में वो सफल रहे थे, ठीक है। ये इसमें हमने टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखा उसका। अराउंड 50 ईयर्स उसने रूल किया। और इसमें इनका सबका टारगेट क्या था, इस्लामीकरण करना, ठीक है। फिर लास्ट के 15 ईयर्स जो थे वो
50 ईयर्स में, वो भी उसके कैंपेन में ही निकले, रिवोल्ट को सप्रेस करने में। इधर महाराणा प्रताप ने कभी उसकी एक गुलामी एक्सेप्ट नहीं की थी, बराबर नाक में दम करके रखा था, और मैक्सिमम अपनी टेरिटरी थी मेवाड़ की वापस रीगेन कर ली थी चित्तौड़ फोर्ट को छोड़ के। तो इस तरह से ये चित्तौड़, उसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई। सिकरी जो प्लेस है आगरा के पास में, उसको उसने फिर जो उसकी कैंपेनिंग थी साउथ में गुजरात की तरफ, उसमें विक्ट्री मिली थी उसको, तो फतेहपुर सिकरी उसका नाम कर लिया। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद गेट जो है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया उसने। दीवाने आम, दीवाने खास, और काफ़ी सारे फतेहपुर सिकरी में उसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसमें पंचमहल हो गया, उसमें मरियम उस्मानी का पैलेस हो गया, बीरबल का पैलेस हो गया। इस तरह से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में आप लिख सकते हैं उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था उसने। हालांकि वो इलिटरेट था, मैंने बोला था, फिर भी उसने ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, और जिसमें महाभारत को रज़्मनामा के नाम से उसने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। आप ये इसमें ऑब्जेक्टिव में या फिर वन वर्ड में पूछ सकते हैं आपसे। उसमें रामायण, भगवत गीता, पंचतंत्र, इन बुक्स को भी उसने ट्रांसलेट करवाया। अब अकबर के बाद हमने कौन सा रूलर देखा था? जहांगीर। अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर की बात करें हम, तो ये रूलर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट जहांगीर। जहांगीर खुद एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, खुद एक अच्छा पेंटर था, और उसने काफ़ी सारे, उसका रूल जनरली एक थोड़ा सा पीसफुल उसका रूल रहा है जहांगीर का। तो जहांगीर के बाद में, जहांगीर की तरह ही, अकबर के तरह ही जहांगीर ने भी लिटरेचर के लिए काफ़ी प्रमोट किया, लिटरेचर को, आर्ट एंड कल्चर को, पेंटिंग्स को, ठीक है। और उसके बाद में उसने भी एम्पायर का एक्सपेंशन के लिए ट्राई किया, अटेम्प्ट किया। और फिर आता है जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां का नाम आप पढ़ते हैं, कोई बिल्डिंग याद आ रही है आपको? ताजमहल के नाम से वो जाना जाता है। हालांकि ये शाहजहां जो था ये भी काफ़ी कट्टर था। इसने भी काफ़ी एट्रोसिटीज़ और काफ़ी सारा ऐसे काम किए इसने भी जो हिंदू कल्चर के लिए जो उसके जो अगेंस्ट जाते हैं। जैसे उसने काउ स्लॉटर पे बैन लगा हुआ था, उसको हटा दिया वापस, ठीक है। उसके अलावा उसने तो एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया था शाहजहां ने, तो कन्वर्जन करने के लिए, हिंदुओं से मुस्लिम्स बनाने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट खोल दिया था। और भी काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ थी, बहुत कट्टर था वो। और उसने काफ़ी सारे जो भी हिंदू सपोर्टेड जो भी ट्रेडिशंस थी उन पे बैन लगा दिया था। तो इसका मेनली इसका जो अचीवमेंट हम देखते हैं वो हम ताजमहल के रूप में देखते हैं। इसने एक ताजमहल अपनी मुमताज़ के लिए, जो भी एक उसकी बेगम थी मुमताज़, उसकी याद में, उसके लिए बताते हैं ऐसा, उसकी याद में उसको बनाया। लेकिन एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, उसमें आज भी वो काफ़ी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और उसमें वो वाइट मार्बल में, ताजमहल के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स देखें तो हम क्या हैं, ये वाइट मार्बल में बना हुआ है। बच्चों की स्टाइल थी एक 4 बाग स्टाइल, 4 गार्डन स्टाइल। ये जैसे यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो इसके आगे गार्डन हुआ करता है। तो ये 4 गार्डन या 4 बाग स्टाइल, ये एक आर्किटेक्चर की स्टाइल थी, बिल्डिंग बनाने का एक तरीका था, जिसको हिंदी में हम 4 बाग बोल सकते हैं, ठीक है। 4 बाग स्टाइल। और क्या था इसमें? मीनारेट्स थी, मीनार्स थी चारों तरफ इसके कोनों पर, ठीक है। और क्या है इसमें? इसमें कैलीग्राफी हो रखी है। एक पेत्रा दूरा, जो कि एक स्टोन में एक
स्टोन के अंदर प्रेसियस स्टोन का काम होता है, जालीदार वर्क होता है, नक्काशी का काम किया हुआ है, उस पर कार्विंग का काम किया हुआ है। तो ये उसकी कुछ स्पेशलिटी है, राइट। कैलीग्राफी उस पर हो रखी है, मिनीचर पेंटिंग्स बनी हुई है उस पर, ठीक है। ये प्रॉस्पेरिटी की निशानी भी थी उस समय। जब अकबर ने 50 ईयर्स रूल किया तो टैक्स आते थे एग्रीकल्चर से, इरिगेशन से, बहुत सारे जो भी ट्रेड से और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और वो सब चीज़ें भी थी। हम पढ़ेंगे आगे कि उतार चढ़ाव के बाद भी लोगों की प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमी जो थी वो राइजिंग वे में थी, जब तक कि लेटर मुगल्स आते हैं उसके बाद वहाँ तक। तो ये उस समय की प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है। अब ये शाहजहाँ हमने देखा, शाहजहाँ के बाद में रूलर कौन सा आता है? औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो सबसे कट्टर लोगों में, कट्टर रूलर्स में से एक था। इसने भी अराउंड 49 ईयर्स रूल किया। हमने एक दिल्ली सल्तनत जब पढ़ा, जब ये देखा था कि ये इनका जो रूल था, ये एक दूसरे के उसमें चाकू छुरा घोंपने से ही इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। अब उसी को प्रूव किया इसने भी, औरंगजेब ने भी। औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। तो शाहजहां ने इसको अपना रूलर डिक्लेयर कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था। लेकिन ये औरंगजेब जो था ये छोटा था, लेकिन इसने सबसे युद्ध किया अपने भाइयों से, और सक्सेशन जो था बड़ा वायलेंट था। मतलब इसने अपने सारे भाइयों को मारा, युद्ध किया उनसे, कुछ एक को बंदी बना लिया। और दारा शिकोह का तो उसने ये किया था कि उसके साथ कई सारे युद्ध हुए, जिसमें खाजुआ, बैटल ऑफ खाजुआ एक आता है हिस्ट्री में, एक बैटल ऑफ देहराई आता है। तो ये लास्ट वाले कुछ बैटल्स थे जो उसने दारा शिकोह के साथ युद्ध किए उसमें। और लास्ट में तो फिर उसने दारा शिकोह को बिहेड करके, गर्दन काट के उसको ले जाके उसके शाहजहां के सामने रख दिया था कि ये है तुम्हारा रूलर, मैं हूँ अब। और क्या किया उसने? शाहजहां को बंदी बना लिया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया, और उसी ताजमहल के सामने उसको बंदी बना के कैद कर लिया जब तक कि वो मर नहीं गया। तो ये है इनका इतिहास मुस्लिम रूलर्स का, इस तरीके के सक्सेशन। और बहुत औरंगजेब इतना कट्टर था, नफरत करता था वो। सबसे ज़्यादा जितने मंदिर वगैरह तोड़े मुग़लों ने, उसमें औरंगजेब का हाथ सबसे ज़्यादा, उसके नाम सारा उसका कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा, जिसमें उसने काशी विश्वनाथ से लेके छोटे मोटे बहुत सारे, सोमनाथ और बहुत सारे जितने भी मंदिर थे सबको उसने सोमनाथ डिस्ट्रॉय करने का काम किया। जो हिंदुओं के जो गुरुकुल थे, जो कल्चरल सेंटर्स थे, जो स्कूल थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। और वो सारी प्रैक्टिसेस जो हिंदुओं से मिलती जुलती थी उनको बैन कर दिया औरंगजेब ने। होली वगैरह खेलते थे वो, उसको वहाँ पे उस पे उसने बैन कर दिया। और भी जो उसने जजिया था वो वापस इसने लगा दिया था, जजिया भी। और भी उसने काफ़ी एट्रोसिटी बढ़ा दी थी। तो इस तरह से ये पूरा फैनेटिक था। और इसने फिर अपना आलमगीर नाम से अपना टाइटल, अपना नाम रखा, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। ऐसा ही एक सिकंदर सानी हमने देखा था, खिलजी रूलर में, याद करो आप। तो ये भी उसी तरीके से उसके दिमाग में ये था कि मैं दुनिया का पे राज करने वाला हूँ, पूरे दुनिया का विजेता हूँ। और आलमगीर नाम से उसने अपने आप को अपना टाइटल अपना लिया। और इसमें भी औरंगजेब के टाइम में भी काफ़ी सारे उसने कैंपेनिंग की, स्पेशली साउथ में हम देखते हैं कि साउथ में अकबर के बाद में औरंगजेब का काफ़ी सारा उसका जो एम्पायर था वो फैल गया था। तो उसकी वजह से, उसका रीज़न यही था कि वो उसने काफ़ी सारे कैंपेन्स की थी साउथ में। और लास्ट के जो 25 ईयर्स थे उसके, वो भी लगभग बैटल लड़ने में या युद्ध लड़ने में ही गए। तो इस तरह से उसका जो
1707 तक आते आते उसका रूल जो था वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और वो हालांकि बहुत ज़्यादा वो सुन्नी सेक्ट से था, शिया एंड सुन्नी 2 सेक्ट है इस्लाम में भी, तो वो सुन्नी सेक्ट से था। वो इतना ज़्यादा उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने इवन जो शिया मुस्लिम्स थे उनको भी उसने मारा, जो ज़ेरोस्ट्रियंस थे पारसी उनको भी मारा, हिंदू और बाकी जो बुद्धिस्ट और जैन, अपने अलावा जो भी इस्लाम के फॉलोवर नहीं थे उन सबको उसने बहुत परेशान किया, बहुत एट्रोसिटी उन पे की, और बाकी प्रैक्टिसेस उसने सब बैन कर दी जो भी उसकी नज़रों में, जैसे स्पेशली डांस और म्यूज़िक जो है वो इस्लाम में हराम बोला जाता है, उसको प्रोहिबिटेड बोला जाता है, तो उसको उसने बंद करवा दिया था। और उस समय मंदिरों को उसने तो कैंपेन चला चला के मंदिरों को तोड़ा, जो मूर्तियाँ थी हमारी उनको तोड़ा। उसी समय मथुरा से कई सारे जो पुजारी थे, कई सारे भक्त थे, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ लेके निकले और फिर आके अलग अलग जगह मूर्तियों की स्थापना की और मंदिर बने। जैसे आपके राजस्थान में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसकी स्थापना भी वो वहीं से उसी समय औरंगजेब के डर से ही निकल के आके यहाँ पे महाराजा राज सिंह थे उस समय महाराणा, उनके समय यहाँ पे उस मंदिर की स्थापना होती है, मंदिर का निर्माण होता है। मथुराधीश मंदिर कोटा में है, कामा भरतपुर में है। इस तरह से काफ़ी सारे वहाँ से लोग मूर्तियों को लेके आए थे ताकि औरंगजेब के अत्याचार से बच सके। तो ये उनका रूल था औरंगजेब जैसे लोगों का, ठीक है। और इसका उसमें जैसे जो मंदिर जो उसने तोड़े, उसमें बनारस, मथुरा, सोमनाथ ये सब हम देख चुके हैं। सिख गुरुद्वारा भी उसने तोड़े और उसने किसी को नहीं छोड़ा, सारे रिलीजन वालों को, सबको उसने परेशान किया। हालांकि लास्ट में जाते जाते उसको भी अक्ल आई और उसने एक लेटर लिखा अपने लड़कों को कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जा रहा हूँ, मैंने कुछ कमाया नहीं है लाइफ में। इस तरह से करके यू कैन ट्रांसलेट दिस लाइन्स। ये अब इसके आगे आते हैं लेटर मुगल्स में। तो लेटर मुगल्स में बच्चों यहाँ तक जो था 49 ईयर्स का एज बहुत ज़्यादा होता। उसके बाद में फिर बहुत थोड़े किसी का तो साल भर, किसी का 3 साल 6 महीने तक भी रूल रहा था। तो एक दूसरे को तू चल मैं आया वाली पैटर्न पे ये फिर लाइन लग गई थी इसके साथ। शाह आलम और ये थोड़े से मोहम्मद शाह रंगीला, फ़ारूक शियार, ये सब ये रूलर्स के कुछ नाम हैं जो औरंगजेब के बाद में आते हैं। अकबर टू, लास्ट में बहादुर शाह जफर टू, तो ये लास्ट रूलर था। तो लास्ट में लेटर मुगल्स जो थे वो बिल्कुल वीक हो चुके थे और उसी वीकनेस का फ़ायदा उठा के किसने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया था? मराठाओं ने। याद आया? मराठा भी हम पढ़ेंगे आगे। तो फिर मराठाओं ने पूरे पैन इंडिया में अपना रोल एस्टेब्लिश कर लिया था मुग़लों की वीकनेस को देखते हुए, जिनको फिर बाद में ब्रिटिशर्स आके काउंटर करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या मुगल्स के, जैसे हमने उसमें देखा था दिल्ली सल्तनत में कि उनको कुछ लोग, उनको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो क्या मुगल्स को भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? यस। मुगल्स के रेजिस्टेंस की हम बात करें तो उसमें एक इधर वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के आसपास हरियाणा, ये इस बॉर्डर में एक जो जाट कम्युनिटी है, वो जाट जो किसान थे उनकी तरफ से काफ़ी अपोजिशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। महाराजा सूरज सिंह का नाम आप पढ़ेंगे कभी आगे जाके आप, तो वो वहीं से वो राज्य, जाट राज्य की स्थापना हुई थी और वहाँ से उनको, औरंगजेब को, इनको काफ़ी टफ कंपटीशन फाइट करना पड़ा था इनके साथ में, इनके साथ अपोजिशन, इनका रेजिस्टेंस। 20,000 लोगों के साथ में उन्होंने मुग़ल आर्मी का सामना किया था। इसके अलावा कुछ ट्राइबल पीपल्स थे, ट्राइब्स थी, जैसे भील, गोंड्स, ये झारखंड बिहार वाला रीजन था, यहाँ संथाल्स, इन्होंने, ये ट्राइबल पीपल, कोच, ये जंगल में रहते थे, अपना जंगल में, जंगल के राजा हुआ करते थे, जंगल की टेरिटरी पे उनका कब्जा था ट्राइबल पीपल का। तो उन्होंने भी उसका, इनका अच्छे से लड़के गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? गुरिल्ला टैक्टिक होती है, वॉर टैक्टिक, जिसमें क्या करते हैं वो लोग, छोटे छोटे ट्रुप्स होते हैं लेकिन सडन अटैक करते
उनको नुकसान करते आर्मी का, मुग़ल आर्मी का, उनको प्लंडर करते, उनका सामान, उनका फूड आइटम्स, उनका रसद जो था उनका वो लूट के ले जाते और सिग्निफिकेंट लॉस उनका करते और वापस गायब हो जाते। उस टेरेन का फ़ायदा उठा के पहाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ रीजन उसमें आते, आंधी की तरह आते और तूफान की तरह वापस चले जाते। ये गोरिल्ला टैक्टिक उन्होंने अपनाई थी। शिवाजी महाराज ने भी ये गोरिल्ला टेक्निक अपनाई थी, महाराणा प्रताप ने भी गोरिल्ला टैक्टिक अपनाई थी और काफ़ी उनको सिग्निफिकेंट लॉस उनका अपोजिशन का उन्होंने किया था। इसके अलावा एक रानी दुर्गावती का जिक्र आता है, जो कि गौंड किंगडम था, गढ़ा किंगडम, गौंड किंगडम्स का ही पार्ट था ये, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल रीजन में। रानी क्वीन दुर्गावती, जिन्होंने 40 इयर्स की खाली एज में अकेली वो इतनी बड़ी माइटी मुग़ल फोर्स से वो लड़ी और जब पता लगा कि हम नहीं जीत सकते हैं अपने राज्य की रक्षा करते करते, तो उन्होंने खुद की अपनी जान ले ली, लेकिन इतिहास में अमर हो गई वो। तो ये वो अपनी आर्मी रखती थी, अराउंड 20,000 सोल्जर थे, 1,000 एलिफेंट थे उनके आर्मी में। लेकिन वो जब अकबर ने अटैक किया था उनके किंगडम पर, गढ़ा किंगडम पर, तो फिर उन्होंने, जब वो नहीं जीत पाई तो फिर खुद को उन्होंने अपनी जान खुद ले ली, इसकी बजाय कि उनके हाथ में जो आतताई थे, जो लुटेरे थे या जो क्रूअल लोग थे, ब्रूटल, उनके हाथ में पड़ने से। अब आगे जो टॉपिक आता है बच्चों, सर्च ऑफ राजपूत्स। राजपूत रूल्स जो हैं, राजपूतों का उदय बेसिकली बहुत पुराना है, अराउंड 6 सेंचुरी। जो गुप्त इरा हम पढ़ते हैं एंसेंट इंडिया में, फिर हर्षवर्धन पढ़ते हैं, तो उसके बाद से ही उनका उदय माना जाता है। और ये राष्ट्रकूट, प्रतिहार, ये अर्ली मिडावल पीरियड में या फिर लेटर एंसेंट पीरियड में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से इनका ओरिजिन माना जाता है। बट राजस्थान में अगर हम देखें, राजस्थान में मेनली मेवाड़, मारवाड़, ये जो हैं, ये दो मेवाड़ मारवाड़ हो गया, फिर आपका ये आमेर हो गया, इन सब में अलग अलग स्टेट रियासतें थी। तो वो वहाँ पे उनका राजपूतों का राज्य था और उन्होंने स्टार्टिंग से ही, अब जैसे हमने देखा था कि मेवाड़ में गोहिल डायनेस्टी चल रही थी, वो अराउंड 566 एक शिलादिति का इंस्क्रिप्शन मिलता है, तब से लेके इसमें इनका इंस्क्रिप्शन रिटर्न वर्ड, उसमें इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें भोज, नाग, महेंद्र, इस तरह से काफ़ी सारे नाम आते हैं। गुहादित्य, गुहिल, फिर बप्पा रावल का नाम आता है, फिर ऐसे आगे राणा लाखा, और ये बहुत सारे नाम आप पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो राजस्थान की हिस्ट्री में कभी देखेंगे आप। तो उस समय भी जब खिलजी आया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में जब रावल रतन सिंह को जब केसरिया करना पड़ा और रानी पद्मिनी, तो पद्मिनी ने जोहर किया था, उसके बाद हमने एक डेट पढ़ी थी, आपको याद आ रहा है, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम। महाराणा हमीर, राणा हमीर जो कि उसी डायनेस्टी से थे, सिसोड़ा विलेज की जागीर थी उनके पास, तो वहाँ से फिर आके वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लड़के खिज्र खां को चित्तौड़ हैंड ओवर करके चला गया था वो, फिर उससे वापस इन्होंने, राणा हमीर ने उसको रीगेन किया, री एस्टेब्लिशमेंट किया। तो इस तरह से वापस वहाँ पे सिसोदिया वंश ने वापस रूल कंटिन्यू किया, जो आज तक भी वहाँ पर वो उनके जो वंशज हैं वो वर्तमान में भी अवेलेबल हैं। तो ये मारवाड़ रीजन था, वो बेसिकली मंडोर पहले था, उसकी कैपिटल मंडोर थी, फिर बाद में राव जोधा ने फिर जोधपुर बसाया, फिर बीका ने बीकानेर बसाया। ये इस तरह से आप देखते हैं। और मेवाड़ में और एक महाराणा कुंभा, और फिर राणा सांगा, फिर उसके बाद में भी महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, राणा जय सिंह, और ऐसे करते करते काफ़ी सारे महान महान राजा मेवाड़ में भी हुए हैं। मारवाड़ में देखें तो जोधा हुए थे, उस मान सिंह हुए थे, गंगा सिंह उधर बीकानेर में हुए थे, महाराणा बीका थे, राय सिंह थे, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे महान महान राजाओं के नाम आप पढ़ेंगे। इसी तरह से इधर अगर जयपुर या आमेर में देखें तो सवाई जय सिंह थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे। सवाई जय सिंह इन्होंने
और आगे जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे उसमें रूलर्स आपको उसमें मिलेंगे। तो ये राजपूत का जो उदय था वो राजपूतों का जो डायनेस्टीज थी चली आ रही थी, छोटी छोटी रियासतें थी, बट काफ़ी सारी थी उसमें राजस्थान में। फिर आगे इसी में मेवाड़ के उसी में महाराणा प्रताप का नाम आता है। महाराणा प्रताप ने, हालांकि उनको काफ़ी फ्रेगमेंटेड, महाराणा उदय सिंह से महाराणा सांगा जो थे, बाबर, महाराणा सांगा ने युद्ध 1527 में वो उसके हाथ से हार गए थे वहाँ से, मुगलों से। और वहाँ से ये जो एक तरह से इनका एक जो महाराणा सांगा का जो था वो प्रभुत्व फिर वहाँ खानवा के बैटल ऑफ खानवा में ख़त्म हुआ, ठीक है। और फिर आगे आके महाराणा प्रताप जो हैं वो महाराणा प्रताप अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, तो अकबर की उन्होंने कभी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की, सुजैनिटी, और नाक में दम करके रखा। और एक महानतम राजाओं में एक उगते हुए सूरज की तरह आपको महाराणा प्रताप का नाम देखने में आता है, पढ़ने में आता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो 1576 में हुआ था, जिसमें जो अनडिसाइडेड था वो, हालांकि ऐसा माना जाता है कि वो उसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन महाराणा प्रताप को वो कैच नहीं कर पाए थे। मान सिंह थे अकबर की सेना में, उधर जयपुर के राजा आमेर के, तो वो उनको पकड़ नहीं पाए थे। और फिर उसके बाद में भी उन्होंने फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अपना जो स्टेट था वापस, अपनी टेरिटरी वापस रीगेन कर ली थी महाराणा प्रताप ने। पूरा स्ट्रगल करते रहे। फिर उसके बाद में जब उनके लड़के अमर सिंह जो थे महाराणा प्रताप के, फिर उन्होंने आके 1615 में फिर एक मेवाड़ मुगल ट्रीटी करते हैं, तब जाके शांति स्थापित होती है। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। गुरिल्ला वारफेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो, महाराणा प्रताप जो थे उनकी फौज में सबका कंट्रीब्यूशन था। राणा पुंजा, एक नाम सुना होगा आपने, जो भीलों के सरदार थे, उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था हल्दी घाटी बैटल में भी, दिवेर के बैटल में भी, आगे जो भी बैटल हुए थे। तो उस समय भी, फिर आज भी उनका जो एम्बलम है, उनका जो सिंबल है, उसमें एक तरफ आप भील वॉरियर को आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के साथ में। ये इतना इम्पोर्टेंस या ये इतना योगदान भीलों का, भील ट्राइबल पीपल होते हैं, उनका योगदान मेवाड़ के शासन में रहा है। तो ये हम देखते हैं काफ़ी कंडीशंस हार्श थी उनको, लेकिन उन्होंने उसको फाइट किया। फिर उसमें और भी उनको काफ़ी सारे लोगों का महाराणा प्रताप के साथ में योगदान था, जिसमें भामाशाह का नाम एक आता है, जिन्होंने अपनी सारी, जो भी एक बहुत बड़े ट्रेडर थे वो, उन्होंने सारी अपनी प्रॉपर्टी, सारे गोल्ड कॉइन्स, सारे कैश जितना भी था सब डोनेट कर दिया, जो कई साल तक उसकी फ़ौज को मेंटेन कर पाए। तो इस तरह से एक बच्चे ने महाराणा प्रताप का साथ दिया मुगलों के खिलाफ, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अकबर ने और जो मुस्लिम जो रूलर्स थे मुग़ल, उन्होंने मैरिटल रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे राजपूतों के साथ में, लेकिन मेवाड़ वालों ने कभी भी उनके साथ में कोई मैरिज रिलेशन नहीं रखे। एक और हम देखते हैं राजपूतों के साथ में एहोम जो हैं वो आसाम के रूलर, आसाम में वो राज्य करते थे, आसाम में टेरिटरी थी उनकी, उनका स्टेट था। तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी, एक पाइक सिस्टम होता है जिसमें वो जो भी अपने स्टेट में लड़ने लायक, काम करने लायक आदमी है वो उसको वो रिक्रूट कर लेते हैं, और बदले में जब ज़रूरत होती तो सेना में हथियार के साथ आ जाते हैं वो लोग, और बदले में उनको लैंड टेरिटरी कुछ डोनेट कर दी जाती थी। तो इस सिस्टम की वजह से उन्होंने मुगलों को काफ़ी अच्छे से छकाया, काफ़ी अच्छे से उनको फाइट किया, अपोज किया, और अपनी सॉवरेनिटी को वो मेंटेन रख पाए। और एक बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था, बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे, तो उसमें एक कमांडर था, एहोम कमांडर लचित बोरफुकन, 10,000 लोगों के साथ में मुगल फोर्स को उन्होंने डिफीट किया और अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करके रखा। ये 10,000 लोग थे और 30,000 मुगल आर्मी थी, उसको हरा दिया था उन्होंने। ये होता है देशभक्ति या देश के लिए लड़ने मरने का जज्बा, राइट। ये हम देख चुके हैं। इसके आगे अब इन सब के अलावा एक सिख जो है, सिखों का उदय कैसे हुआ।
सिख कौन? सिख एक सेक्ट है बच्चों। गुरु नानक देव जो थे उन्होंने एक इक्वालिटी के बेस पे सिंप्लिसिटी, उदारता, नोबलनेस, हम्बलनेस और वननेस, एक ओमकार, इस प्रिंसिपल पे उन्होंने इस सेक्ट की स्थापना की। हालांकि एक स्पिरिचुअल सेक्ट था, लेकिन बाद में जाके इसमें फिर उनके सक्सेसर गुरु नानक प्रथम गुरु थे उनके, फिर उसके आगे ऐसे 10 गुरु होते हैं टोटल, जिसमें नानक के बाद में फिर गुरु अंगद आते हैं, हरराज आते हैं, अर्जुन आते हैं, अंगद आते हैं, गुरु तेग बहादुर आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं, लास्ट गुरु होते हैं वो। तो 10 गुरु ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ों के उसमें मुग़लों के साथ में काफ़ी उनके साथ क्लोज स्कर्मिश होती थी, वो एक दूसरे के विरोध में वो ये जो गुरु थे वो मुग़लों का विरोध करते थे, मुग़लों की जो पॉलिसीज़ थी, मुग़लों के जो अत्याचार थे उनका विरोध करते थे। और इसी तरह से एक कश्मीरी पंडित जो था, वो पंडित जो ग्रुप था वो एट्रोसिटीज़ के खिलाफ एक इनके गुरु के पास जाते हैं। तो वहाँ पे सिख गुरु ने उनकी हेल्प करने, उसमें गुरु तेग बहादुर की बात कर रहे हैं हम, उनकी हेल्प की। तो गुरु तेग बहादुर को पकड़ के उसको कन्वर्ट कराना चाहा, वो उसने मना कर दिया उन्होंने। तो फिर उनको वहीं चांदनी चौक में वहाँ पे उनको सर कलम करके उनको पनिशमेंट किया इसने। फिर उनका इसी से बदला लेने के लिए उनके लड़के जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने फिर खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा वॉरियर, युद्ध के वाले जो वार रेडी लड़ाकू उन्होंने इसे तैयार किए ताकि उनका मुकाबला कर सकें, और अपने आप को 10वां और अंतिम गुरु डिक्लेयर किया। और गुरु ग्रंथ साहब जो हैं, उसको वो इनकी जो मेन जो सिख रिलीजन की जो मेन सिख पंथ की सिख सेक्ट की जो मेन बुक है, उसी को उन्होंने गुरु मान के उसी को फिर गुरु माना। तो ये है सिखों का उदय के बारे में। और फिर गुरु अर्जुन जो थे, तो वो उसके बाद में गुरु हरगोविंद, उन्होंने मार्शल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, हम देखते हैं, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब जो थे वो सबसे सेक्रेड टेक्स्ट है उनका। गुरु अर्जन ने उनको उस बुक को कंपाइल किया था, ठीक है। गुरु तेग बहादुर का हमने देखा पब्लिकली उन्होंने उसको बिहेडेड कर दिया चांदनी चौक में। फिर खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। और लेटर स्टेज में जाके इनके महाराणा रंजीत सिंह जो हैं वो सिख एम्पायर की स्थापना करते हैं पूरा अफ़गानिस्तान वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर उस वाले रीजन में। और फिर एक काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी एबल्ड रूलर वो अपने आप को उन्होंने प्रूव किया। फिर बाद में एंग्लो सिख वार के थ्रू फिर लास्ट में जाके वो सिख एम्पायर जो था वो उन्होंने अंग्रेज़ों के उसमें सब्जुगेशन में आ गया। तो महाराणा रंजीत सिंह थे, उनकी आर्मी, उनकी मिलिट्री जो थी वो एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी मानी जाती थी उस समय। फर्स्ट तो ब्रिटिशर्स थे। तो इतने वो डिप्लोमेटिक पर्सन थे, सबसे बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत ही धर्मपरायण थे, बहुत ही जो भी संत थे, साधु लोग, उनकी बहुत सेवा करते थे। तो ये सिख जो राजा थे रंजीत सिंह जी, उनके बारे में, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, ठीक है। अब देखो ये डायनेस्टीज जो थी मेनली जो हम देखते हैं, बहमनी, राजपूत, सिख, दिल्ली सल्तनत, मुगल, अहोम, ईस्टर्न गंगा, गजपति किंगडम और होयसला विजयनगर एम्पायर, ये मेन डायनेस्टी हम मिडिवल पीरियड में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। दिल्ली सल्तनत में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था और मुगलों में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसके साथ ही उस समय कंटेम्प्रेरी पीरियड में लोगों की लाइफ कैसी थी, ये चीज़ें हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो जो किंग जो था वो सबसे सुप्रीम पोजीशन पे था। एब्सोल्यूट अथॉरिटी कौन था? सुल्तान या रूलर। वो सर्वे सर्वा था हर एंगल से, मिलिट्री का भी हेड था, रेवेन्यू का भी हेड था, जस्टिस का भी हेड था। वो सभी ओवरऑल जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी राजा के पास में, ठीक है। इसके बाद में उसका क्या काम था? अपनी टेरिटरी की रक्षा करना,
टेरिटरी ऑफ इस्लाम। सुल्तान हमने क्या बोला, सुल्तान टाइटल जो लगाते थे ये लोग, सुल्तान का क्या मतलब होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। खलीफा कौन थे, जो मोहम्मद साहब के जो डिसेंडेंट जो सक्सेसर्स थे उनको खलीफा बोला जाता है, उनके जो रिलेटिव्स थे जिन्होंने पूरा मुस्लिम रिलीजन को के जो हेड, जो सेंट्रलाइज्ड हेड बन के थे, तो उनके अपने आप को ही रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। तो ये अपनी जो टेरिटरी थी, टैक्स कलेक्ट करना, फीस कलेक्ट करना, ठीक है, और लोगों के अफेयर सॉल्व करना, लोगों के और बाकी अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करना, ये सब चीज़ें राजा के सुपरविज़न में देखता था। इसके अलावा राजा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी एक, जिसमें कई सारे मिनिस्टर थे, जिसको दीवान, वजीर, इस तरह से अलग अलग नाम दिया जाता था, ठीक है। एक इक्ता सिस्टम होता था। इक्ता मतलब क्या था, एक इक्ता टर्म आएगी आपके। इक्ता क्या होता है, इक्ता बेसिकली लैंड होता है, लैंड एक लैंड का पार्ट होता है ना, जिसमें क्या होता है, टेरिटरी आउटस्टैंडिंग सर्विस अगर कोई देता, जैसे किसी ने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, शहीद हो गया, या कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसको क्या करते थे राजा, रूलर जो सुल्तान थे, वो टेरिटरी का पार्ट, टेरिटरी या लैंड का टुकड़ा उसको डोनेट कर देते थे, दान दे देते थे। फिर उसको गवर्न करना, उस पर टैक्स कलेक्ट करना, उससे रेवेन्यू इकट्ठा करना, वो सब वो जो इक्तेदार, इक्ता और इक्तेदार, जो इसको ग्रांट दिया जाता था वो क्या कहलाता था, इक्तेदार। तो इक्तेदार फिर वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता था और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता था। तो ये सिस्टम था वहाँ पे, इक्ता सिस्टम, ठीक है। और उन्हीं को जागीरदार भी बोला जाता था, ठीक है। तो बेसिकली वो ज़रूरत के टाइम पे इक्तेदार क्या करते थे, आर्मी मेंटेन करते थे, और आर्मी जब राजा को ज़रूरत पड़ती तो अपनी आर्मी ले जाके युद्ध करते थे उसके लिए, ये था। तो इस तरह से वो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स थे उनको भी सेटल करता था, है ना। ये इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत में। अब मुग़ल जो थे, मुग़लों के रूल में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हम अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन इन मुग़ल इरा, देखो इसमें भी जो सुप्रीम जो अथॉरिटी थी वो कौन था, बादशाह, ठीक है। इसके अलावा बादशाह के अलावा उसने दीवान जो था, अलग अलग मिनिस्टर्स थे, देखो उसके कुछ नाम आप देख सकते हैं, जैसे एक था दीवान, एक था मीर बख्शी, दीवान जो था वो फाइनेंशियल मैटर देखता था, फाइनेंस देखता था, ठीक है। मीर बख्शी था वो मिलिट्री कमांडर था, मिलिट्री के मैटर्स देखता था। खाने सामा जो था वो ट्रेड, खाने सामा था वो ट्रेड और इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इस तरह से। और रॉयल जो सप्लाई थी उसका इंचार्ज होता था। सदर जो था वो जस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये सारे पोस्ट है बच्चों, है ना, मुगल एम्पायर के टाइम की ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उनकी ये पोस्ट्स के नाम है, ठीक है। और जो प्रोविंसेस थे, जो पूरा जो स्टेट था, वो पूरा जो राज्य था वो अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था। प्रोविंसेस को जिनको सूबा बोलते थे, और सूबे में सूबेदार रहते थे, मीन्स गवर्नर रहते थे, जो उसका पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और कैंपेनिंग करते थे, और राजा महाराजा को टैक्स और वो सब कलेक्ट करके लेके आते थे, और अपनी जो बाउंड्रीज हैं, टेरिटरीज, उसको एक्सपेंशन में रोल प्ले करते थे, ठीक है। और सूबा जो थे वो फिर छोटे छोटे पार्ट्स में, विलेजेस में, और अलग अलग उसमें डिवाइडेड होते थे, ठीक है। अब उसके बाद में अकबर की इसी एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो एक मनसबदारी सिस्टम, मैंने बोला था आपसे जब हम अकबर पढ़ रहे थे, तो मनसबदारी सिस्टम ये क्या था, ये बेसिकली एक पोस्ट एलोकेशन सिस्टम था। अपने किसी व्यक्ति के इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको अलग अलग पोस्ट, अलग अलग लेवल की पोस्ट दी जाती थी, जिसको मनसब बोला जाता था। उस मनसब में क्या करते थे, उसको जिसको भी जो भी मनसबदार थे उनको जात और सवार, ये दो उसमें कैटेगरी होती थी, जिसमें कुछ ये डिसाइडेड था कि इतने उसको
हॉर्स राइडर्स और ये घुड़सवार और ये रखने हैं, और इतने उसको उसमें लोगों के साथ में उसको उतने 5,000, 6,000, 7,000, 4,000, 3,000 ऐसे उसको उस उतनी मनसब उसको उस रेवेन्यू के हिसाब से उसको दी जाती थी। तो ये मनसबदारी सिस्टम था। ठीक है। अबुल फजल एक अच्छा, अकबर के टाइम पे हम देखते तो अकबर के टाइम पे अकबर के 9 ज्वेल्स, 9 रत्न, उनके बारे में भी देखते हैं। तो उसमें कौन कौन आता है? उसमें बीरबल आता है, मानसिंह आते हैं, उसमें टोडरमल आता है ना, उसमें अबुल फजल आता है, फैज़ी आता है, मुल्ला दो प्याज़ा आता है। ये इस तरह से काफ़ी सारे 8-9 स्कॉलर्स थे जो उसके कोर्ट में रहते थे, जिनको 9 रत्न, ये 9 ज्वेल्स बोलते थे। तानसेन थे, म्यूज़िक के उसमें एक बहुत ही अमर नाम है, तो वो सब भी उसी के अकबर के कोर्ट में थे। आईने अकबरी एक बुक है जो अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है। तो उसमें उसने मनसब के बारे में भी उसमें डिक्लेयर किया है, जिसमें या तो उनको हॉर्सेस ये और ट्रूप्स, ये दोनों उनको स्टेट के लिए रखने पड़ते थे, मिलिट्री सर्विसेज के लिए, ये मनसब में। और उसके अगेंस्ट उसको फिर उसको सैलरी कह सकते हैं आप, वो मनसब दी जाती थी। ठीक है। अब ये जो थी राजा, इस मनसबदारी सिस्टम का क्या बेनिफिट था कि उसको रेगुलर परमानेंट आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही रिक्वायरमेंट होती, सारे मनसबदारों को बोल लेते थे, कॉल जाता था कि आप फोर्स लेके आ जाओ, फौज लेके आ जाओ भाई। तो सारे जितने भी मनसबदार थे वो फौज लेके आ जाते थे। तो जब हम बात कर रहे थे अकबर की पॉलिसीज़ की, तो अकबर ने कुछ एक हिंदुओं को काफ़ी अच्छी मनसब दी हुई थी, अकबर या उसके बाद वाले लोगों ने। तो वो भी उसका एक उसकी जो थोड़ी सी टॉलरेंट पॉलिसी थी, उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है। लैंड जो मनसबदार जो थे, वो जनरली लैंड भी उनको दी जाती थी, जिनको जागीर बोला जाता था, और जो जागीर जिनके पास होती थी उनको जागीरदार बोला जाता। जैसे इक्ता से इक्तेदार था, वैसे जागीर से जागीरदार होता था, लैंड ओनर्स ये होता था। हालांकि देखो वो पॉलिसी उसकी काफ़ी थोड़ी सी टॉलरेंट भी थी, लेकिन फिर भी हिंदुओं को, वो नॉन मुस्लिम्स को काफ़ी कम अराउंड 1/3 से ज़्यादा नहीं रखता था, छोटी पोस्ट पे रखता था। तो दिमाग में वो एक फैनेटिक तो वो भी थे, कट्टरपन भी था, और वो बायस्ड थे। ठीक है। एक टोडरमल उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, जिन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया था, जिसको दहशाला सिस्टम बोलते हैं। और दहशाला सिस्टम आप बोलें तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? टोडरमल के साथ में, जिन्होंने एक पूरा लैंड को मेज़र करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी इरिगेशन और वो सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, प्रोडक्टिविटी देखते हुए, फिर उसने रेवेन्यू डिसाइड किया था। तो इससे रेवेन्यू में सुधार हुआ, और जो अकबर की जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो था, वो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रूप से इजाफा हुआ, या उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है कलेक्शन में। ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके साथ में देखते हैं कि लोगों की लाइफ कैसी थी। ये तो हमने देख लिया, कहाँ से देखा, बाबर से लेके लेटर मुगल तक हमने देखा, लेकिन अब इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा। तो लोगों की लाइफ में जनरली उनकी एट्रोसिटीज़ तो थी, प्लंडर करते थे, वॉर करते थे, तो एट्रोसिटी थी। लेकिन लोगों की लाइफ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो जनरली अच्छी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर और ट्रेड। एग्रीकल्चर एग्रेरियन फाउंडेशन था, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन सोर्स क्या था उनका? जो एग्रीकल्चर होती थी वो कंटिन्यू चलती रही, वो अच्छे से प्रॉस्पेरिटी बनी रही। जनरली हम देखते हैं जब भी लेटर मुगल से पहले वो काफ़ी स्टेट जो था वो भी प्रॉस्पर था, काफ़ी टैक्स कलेक्शन आता था। इसके अलावा इंडस्ट्री, जिसमें क्राफ्ट्स, आर्टिसन इंडस्ट्री बेसिकली हम बोल सकते हैं। ठीक है। ये भी काफ़ी कम्युनिटी बेस्ड थी। कम्युनिटी में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे, या फिर आर्टिसन इस तरह के आइटम्स बनाए जाते थे। टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी थी। देखो, टेम्पल जो थे वो सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं थे, कई सारे वो वेलफेयर के काम भी करते थे। जो चढ़ावा आता था, जो पैसा आता था, उससे पूरी इकोनॉमी, एक पैरेलल इकोनॉमी चला करती थी। तो उससे लोगों का
लोगों के दुख दर्द थे, लोगों के जो तकलीफ़ें थी वो उनको दूर करने में हेल्प करते थे इकोनॉमिकली रूप से स्पेशली। और देखो स्पेशल क्लास थी जो ट्रेडर्स का या फिर जो आर्टिस्ट थे या उनका एक अलग से ग्रुप थे, उनको गिल्ड्स बोलते थे, श्रेणीज, है ना। तो गिल्ड सिस्टम था जिससे वो पूरा इकोनॉमी रूप से अपने आप में इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे अपने साथियों को। और अलग अलग प्रोफेशनली क्वालिफाइड जातियाँ थी, कम्युनिटीज़ थी, वो उस काम में परफेक्ट थी, एक्सपर्ट थे। कोई पॉटर्स थे, जैसे कोई कारपेंटर्स थे, कोई तो कोई लोहे के औजार बनाने वाले लोग थे। तो इस तरह से वो स्किल्ड वर्कर्स थे। तो कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोफेशन थे वो या वोकेशनल एक्टिविटीज़ थी, उसमें भी वो काम कंटिन्यू चल रहा था वो, तो वहाँ पे भी इसलिए अभी तक वो उनकी प्रॉस्पेरिटी बनी हुई थी। ठीक है। इसी के साथ में उस समय भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, आज का करंट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारा पूरा रीजन आता है, श्रीलंका से लेके पूरा, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो प्रॉस्पर था, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन था। ठीक है। उस समय पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी हुए थे, जिसमें रोड, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ था, हमने देखा था। कई कैनाल्स, जैसे तुगलक रूल में भी कई सारी, फिरोज़ तुगलक था, उसने भी काफ़ी सारी कैनाल बनाई थी। और एग्रीकल्चर पे हमने देखा रिफॉर्म हुए थे। और उससे पहले रोड कंस्ट्रक्शन हुए थे, ट्रेड रूट्स बनाए थे। शेरशाह सूरी ने भी, हमने देखा, जीटी रोड का एग्जांपल हमने दिया था। तो ये काम होते रहे, सराएं बनी। मेन उनका ये था कि तोड़फोड़ क्या किया, मंदिरों को तोड़फोड़ किया, लेकिन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट तो हुआ। मंदिरों को तोड़ के फिर दूसरी अपनी मस्जिदें बना ली उन्होंने, इस तरह से। लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम भी हुए, ठीक है, एग्रीकल्चर काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुए, रोड, ब्रिज। अभी भी हम बात करते हैं, जब चित्तौड़गढ़ में एक ब्रिज है जो खिजर खां के टाइम से, जब वो अलाउद्दीन खिलजी आया था उसके बाद में, वो ब्रिज आज भी है। तो उस समय नदियों पे ब्रिज भी बने, रोड बने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, सराएं बनी। तो ये काम उस समय हुए थे। काफ़ी सारे कॉइन्स हम देखते हैं रुपया और दाम, मैंने एग्जांपल दिया था आपका। तो ये भी उस समय गोल्ड कॉइन भी चलते थे, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, ये सब चलते थे। तो ये दोनों, ये सब करेंसी भी उस समय उसमें थी, प्रचलन में थी। ठीक है। तो इस तरह से मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे काम जो है वो, हालांकि टैक्स जो था वो मेनली टैक्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आता था। और जनरल रेट जो थी उसकी वो 1/5 रेट थी। हालांकि कई बार कई लोगों ने उसको हाफ तक भी कर दिया था, 50% टैक्स भी कर दिया था, लेकिन एक नॉमिनल रेट हुआ करती थी। तो उससे काफ़ी अच्छे से, जैसे पैदावार अच्छी, कई बार फैमिन भी पड़े। तो इस तरह की सारी हार्श कंडीशंस जो थी वो, हालांकि लेटर मुगल के बाद में कंडीशंस ख़राब हो गई थी, अत्याचार भी बढ़ गए थे। तो ये लोगों की, और जो पैदावार होती थी एग्रीकल्चर में वो कैश क्रॉप की भी होती थी, नॉन कैश क्रॉप, फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी पैदावार भी होती थी। कैश क्रॉप में जैसे शुगर कैन, स्पाइस, और ये नॉन फूड आइटम है कॉटन, इस तरह के जो सिल्क, वूल, डाई, टिम्बर, जूट, ये सब जो है वो पैदावार होती थी इनकी। और फूड ग्रेन्स भी पैदावार होते थे, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी चलता था। इंपोर्ट में क्या, महंगे जैसे घोड़े, वाइन और इस तरह की चीज़ें मंगवाई जाती थी। ठीक है। और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वीविंग इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी प्रॉस्पर उस समय थी, काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, पूरे दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते थे। क्राफ्ट्समैन जो थे वो भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते थे, पॉटर से लेके और भी जो मेटल के आइटम्स हैं वो। ठीक है। शिप बिल्डिंग भी एक इंडस्ट्री थी, शिप बिल्डिंग का काम भी चलता था उस समय। ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम देखें तो क्या है, देखो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में देखें सिल्क, हॉर्स, मेटल्स, ये सारे लग्जरी आइटम्स जो थे वो इंपोर्ट होते थे। ठीक है। और एक्सपोर्ट में क्या है, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, और जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हो गए वो एक्सपोर्ट होते थे। पोर्ट्स थे, इंडियन पोर्ट्स, जिनमें ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंडक्ट किया जाता था। तो ओवरऑल लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी उस समय।
ठीक है। एक हुंडी सिस्टम पढ़ेंगे आप। हुंडी सिस्टम था, हुंडी सिस्टम क्या था बेटा? हुंडी जो वर्ड यूज, हुंडी है बेसिकली एक रिटर्न नोट। ये ट्रेडर्स का एक टूल था बच्चों, टूल इन द सेंस कि किसी पेपर पर जैसे वो कोई व्यापारी है वो लिख के अपने साइन करके दे देता था, तो वो बाहर जाके कहीं भी जैसे जाके तो वो पेपर दिखा देते थे कोई ट्रेडर्स, तो वो उसको वहाँ पे उसके जो भी ट्रस्टी लोग थे वो उसको पैसा दे देते थे। तो उसको पैसा कैरी, जैसे कोई सामान लेके जा रहा है कोई ट्रेडर, उसको मनी कैरी करने की ज़रूरत नहीं ताकि लूट नहीं सके, लूट की संभावना ख़त्म हो गई। एक पेपर का चिट लिया हुंडी और लेके चले गए और वहाँ जाके उसको पैसा मिल गया, सामान उसने यहाँ जहाँ देना है वहाँ दे दिया, फिर वहाँ से आए तो फिर यहाँ उसको पैसे दे, पैसा कैरी नहीं कर रहा, फिजिकल मनी कैरी नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ जाके उसको पैसा मिल गया। ये हुंडी सिस्टम थी। तो राजस्थान के जैसे मेवाड़ के या फिर मारवाड़ के और भी जो ट्रेडर्स थे, तो इनके लिए बहुत अच्छा एक टूल था, ट्रेडिंग टूल था, ठीक है। तो एक पैरेलल सिस्टम, एक जो मारवाड़ी काफ़ी फेमस है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में। तो ये हुंडी सिस्टम एक बेसिकली ट्रेड का एक टूल था। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस थे, हमने देखा, देखो बुक में भी दिया है ये सब चीज़ें। और टेम्पल जो थे वो एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थे। मैंने बोला कि सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं था, वहाँ पे लर्निंग प्लेटफॉर्म भी थे, शिक्षा प्रदान की जाती थी, अपना कल्चर उसको प्रिजर्व किया जाता था, दान आता था, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती थी, लोगों को प्रॉस्पर बनाने में, लोगों की इकोनॉमी फेमिन में, लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने में, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, वो मंदिर जो है वो पूरा एक पैरेलल टेम्पल इकोनॉमी चला करती थी, राइट। और हमने देखा जैसे कि 4 धाम हैं, 4 पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया था, अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने वापस लगा दिया था। पिलग्रिमेज टैक्स जो यात्रा करने जाते थे 4 धाम, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, ये अलग अलग धाम है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो वहाँ जैसे हिंदू जो अगर यात्रा करने जाते तो उस पर टैक्स लगा दिया था इन्होंने। ये भी उनकी एक पॉलिसी थी, दिमाग में वही जो इस्लामीकरण था कि जैसे कैसे जो भी इन्फिडल्स जिनको बोलते थे वो, कि जो उनके धर्म को नहीं मानते उनको कैसे दबाया जाए। तो इस तरीके का पीरियड हम देखते हैं। तो ये कंडीशंस समाज की थी, वहाँ पे सोसाइटी की कंडीशन थी। और बाकी ये लेटर मुगल्स के बाद में फिर आगे मराठाओं ने अपना एस्टेब्लिश किया था अपना एम्पायर, फिर ब्रिटिश आते हैं। तो इसके आगे फिर हम अगले उसमें आगे आएंगी ये सब चीज़ें। तो ये फॉरेन इन्वेजन से लेके हमने पूरा एग्रीकल्चर से लेके इंडियन सोसाइटी, उनका उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो एक हमने बीच में एक मेंशन करना चाहूँगा, जब औरंगजेब आया था, मैंने बोला दारा शिकोह जो था वो दारा शिकोह काफ़ी टॉलरेंट प्रिंस था उस समय, और वो हिंदुओं से भी काफ़ी, वो चूँकि सूफी ट्रेडिशन को फॉलो करता था तो हिंदुओं के प्रति वो काफ़ी नरम रहता था, हिंदुओं और मुस्लिम्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता था। इसलिए भी औरंगजेब ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, तो उसको इसलिए उसने मार दिया। उसने काफ़ी लिटरेरी वर्क भी किया था, काफ़ी उसने वो उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था सिर अकबर के नाम से। तो कुछ एक एग्जाम्पल मिलते हैं जो अच्छे लोग थे लेकिन उनको सर्वाइव नहीं करने दिया गया। तो ये इस तरह से हम पूरा दिल्ली सल्तनत से लेके पूरा मुग़ल, लेटर मुग़ल और ये सब हम इसमें देखते हैं। और अब हम ये समापन पे आ चुके हैं इस चैप्टर के। तो आई होप कि आपको ये जो मिडाइवल का जो थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टफ पोर्शन माना जाता है, थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग सा लगता है, तो वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और फिर वही एक रिक्वेस्ट आपसे कि चूँकि हमारा इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोई है नहीं इस वीडियो या फिर इस चैनल के पीछे, तो आपसे इतना ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको समझ में आती चीज़ें, अगर हमारे एफर्ट्स आपको फ्रूटफुल लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। आपको अच्छा लगता तो भी कमेंट करें, आपको अगर कुछ कमी लगती है, सजेशन आपको लगते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं हम उसमें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बेटर उसमें कर सकें। और ये जिससे एक बेनिफिट में इसका मैक्सिमम जो हमें लगता है वो है कि इसका रीच इसकी बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करें और उनको भी अपनी तरह से बेनिफिट दिलवाने में आप हेल्प कर सकते हैं।
इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं इसको। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक नमस्कार।